रॉबर्ट वाड्रा लगातार तीसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। आज भी प्रियंका गांधी साथ में मौजूद है। इससे पहले 15 और 16 अप्रैल को वाड्रा ने से करीब 11.5 घंटे पूछताछ हुई थी। पूछताछ 2008 की हरियाणा लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है, जिसमें आरोप है कि वाड्रा ने 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीद 58 करोड़ रुपए में बेच दी थी। तो देखिए, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं वाड्रा और इस वक्त उनके साथ प्रियंका गांधी भी। हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर घर से ईडी दफ्तर की ये तस्वीर है, जहां पर पैदल ही पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा, आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। दूसरी तस्वीर है 16 अप्रैल को 5.5 घंटे पूछताछ हुई और उस दौरान प्रियंका गांधी भी साथ नजर आई। तीसरी तस्वीर आज तीसरे दिन की है, जहां पर ईडी पूछताछ जो है वो करने जा रही है। वाड्रा ने लगाया है साजिश रचने का आरोप। रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर ईडी पूछताछ कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ हो रही है। 15 अप्रैल को वो अपने घर से पैदल चलकर ईडी दफ्तर पहुंचे थे, तब उनसे करीब 6 घंटे पूछताछ हुई थी। दूसरे दिन यानी 16 अप्रैल को प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ थी, ईडी दफ्तर पहुंची थी। तब वाड्रा से करीब 5.5 घंटे ईडी ने सवाल जवाब किया था और अब एक बार फिर से तीसरे दिन वाड्रा का ईडी अधिकारियों से सामना होगा। तो हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तक 2 दिन में करीब 12 घंटे पूछताछ हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ का तीसरा दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव तौर पे रॉबर्ट वाड्रा मौजूद हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी, ईडी क्या आपसे पूछताछ कर रही है? पहले भी पूछताछ की थी, क्या नया कुछ जानना चाह रही है? कुछ है ही नहीं नया जानने के लिए। जो भी केस है वो 2019 में सारे सवाल के जवाब दे दिए गए हैं। ये इनके मुझे हमेशा लगा है कि सरकार दुरुपयोग करती है एजेंसियों का। एक इलेक्शन है हालांकि साल के अंत में बिहार का, जहां कांग्रेस का उतना बड़ा स्टेक नहीं है जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या लोकसभा चुनाव में होता है। तो अभी पूछने की वजह क्या है? देखिए, उनको उनके प्रचार पहले से ही शुरू हो जाते हैं, तो उनको वो चाहते हैं कि अपनी जो गलत तरीके से हमें दिखाया जाए या कोई अफवाह क्रिएट करें कि देखिए हमने ये दिखाया गांधी परिवार के बारे में, पर कुछ साबित नहीं होगा क्योंकि कोई गलती नहीं हुई। सवाल कर रहे हैं वो पहले भी आपसे पूछे गए हैं। आप तो ईडी के ऑफिशियल्स के पास बैठते हैं, उनसे क्या आप पूछते कि ये तो सवाल पहले किया जा चुका और आपने पहले भी बताया कि 23,000 दस्तावेज आप दे चुके हैं। देखिए, अभी तो इंटेरोगेशन चल रही है, समन दिया गया है और मैं कुछ विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, कोई अंदरूनी बात नहीं बता सकता हूं, पर यही बोलूंगा कि सवाल दोबारा कर रहे हैं जो पहले कर चुके हैं। मैंने उनको चैलेंज किया इसी में। मैंने कहा कि आपने ये सवाल पहले किए हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। फिर मैंने अपने पहले के स्टेटमेंट निकलवाए और उनको दिखाया, प्रूफ दिया। सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा जी। आपने कहा कि प्रधानमंत्री भी आपका नाम लेते हैं अलग अलग जगहों पे, संसद से लेकर चुनाव प्रचार में। क्या आपको सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है? क्योंकि आप गांधी परिवार से नजदीक। देखिए, अगर सॉफ्ट टारगेट होता तो हो सकता है मैं शांत होता या जो भी। मैं खुद हार्ड टारगेट हूं और इसलिए मैं बोलूंगा कि जब भी अगर कोई भी समस्या आती है तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम उनको याद आता है। जब भी कोई विषय होता है तो मेरा नाम फिर से याद आता है। तो सॉफ्ट टारगेट नहीं हूं, हार्ड टारगेट हूं और मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं। यूपी के रतलाम में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान आया है सामने। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चल रही हिंसा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो राम का नहीं उनकी लंका लगनी है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत के हिंदुओं से बुजदिली छोड़ने की अपील की है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो मध्य प्रदेश में भी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। एक बात को मान लो, इस देश में भी जो राम का नहीं होगा उनकी ही लंका तो लगनी ही नहीं। ना हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। भारत के हिंदुओं, तुम अपनी दुश्मनी छोड़ लो, वरना
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हुंकार है, जो भारत के हिंदुओं से बुज़दिली छोड़ने की अपील कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं उनको मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। एक बार और सुनिए बाबा बागेश्वर का बयान। रतलाम के लोग, मेरे पागलों, एक बात को याद मान लो, इस देश में भी जो राम का नहीं होगा, उनकी भी लंका तो लगनी ही लगनी है। चाहे वो जितने प्रयत्न कर लें और बुराई मानना, लोग हमसे कहते हैं कई बार कहते हैं महाराज तुम हिंदू मुसलमान बहुत करते हो, हमें मुसलमानों से दिक्कत भी नहीं, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बुरा मत मानना भारत के हिंदुओं, तुम अपनी बुज़दिली छोड़ लो, वरना जो पश्चिम बंगाल में हो रहा, तो मध्य प्रदेश में भी होगा, तो रतलाम में भी होगा, तो तुम्हारे घर पर भी होगा, तो तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा को देख भड़के बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से जागने की अपील करते हुए कहा, जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो मध्य प्रदेश में भी होगा, रतलाम में भी होगा, तुम्हारे घर में भी होगा, तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। कहां तक भागोगे? यह समय भागने का नहीं, जागने का है। वहीं बाबा बागेश्वर के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन धर्मगुरु हैं और ऐसे में सनातन धर्म के प्रति चिंता करना उनका दायित्व है। और बंगाल में जिस तरह के हालात हैं वो सभी के लिए चिंताजनक हैं और अन्य इलाकों में भी जिस तरह से सनातन धर्मियों को निशाने पे लिया जा रहा है, 30 त्योहारों पे पत्थरबाजी हो रही है, त्योहार नहीं मनाने दिए जा रहे हैं, ये निश्चित ही गंभीर विषय है। ऐसे में सनातन धर्मियों को जागरूक करना, उनको एक करने के प्रयास करना। कोई भी नेता, कोई भी धर्मशास्त्री, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को डराता है, धमकाता है, तो उससे देश नहीं चलता है। देश संविधान के अंतर्गत आता है। संविधान की मर्यादाओं का पालन चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको करना है और इसके विपरीत जो जाएगा उसे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बंगाल में हिंसा की आग भड़के हुए कई दिन हो गए। सीएम ममता ने मौलानाओं से बात कही, लेकिन हिंदुओं को अकेला छोड़ दिया। डरा हुआ हिंदू पलायन को मजबूर है। अब सवाल आता है, क्या बंगाल की कहानी अन्य राज्यों में भी दोहराई जा सकती है? क्या हिंसा की आग हिंदुओं को जगाने का अलार्म है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ संशोधन कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ बॉय यूजर संपत्तियों पर सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों पर केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी। बुधवार को करीब 2 घंटे चली सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। तो देखिए, संसद से वक्फ पास तो हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसकी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और बहस इस वक्त जारी है। कपिल सिब्बल ने अंतरिम आदेश की मांग की थी। देखिए, आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट वक्फ पर सुनवाई करने वाला है। वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 जजों की बेंच में वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून को लेकर 2 घंटे से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में दोनों पक्षों से दलीलें रखी गईं। कपिल सिब्बल और सिंघवी ने कहा कि बोर्ड में सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए। हिंदू का बोर्ड में होना अधिकारों का हनन है। सिंघवी ने एससी से कुछ प्रावधानों पर रोक की मांग की। सुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख हिंदू करेगा। जस्टिस संजय कुमार ने सुनवाई के दौरान पूछा, हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू है? जस्टिस के सवालों पर तुषार मेहता ने कहा, मैं केवल एक वैधानिक कमेटी की बात कर रहा हूं, जो नजर रखेगी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने राम जन्मभूमि के फैसले का जिक्र किया और वक्फ कानून पर अंतरिम रोक की मांग की। हालांकि केंद्र सरकार ने अंतरिम आदेश का विरोध किया। अब सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक बार फिर 2 बजे सुनवाई होगी। कि हम लोग जो अंतरिम आदेश जज माननीय न्यायालय देना चाह रही थी, हम लोगों ने उसका विरोध किया, यह कहते हुए कि हम लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। हम लोग अंतरिम आदेश पास होने से पहले अपना पक्ष रखना चाहते हैं
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम सबों के दलील को सुना और इसीलिए कल 2 बजे फिर से मामले को सूचीबद्ध किया गया है कि कल 2 बजे हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और हम लोग किसी भी अंतरिम आदेश का विरोध करेंगे। आज प्रक्रिया जो रही वो नोटिस इशुएंस तक की रही। वहाँ पे कोर्ट ने आज सुना, बहुत डिटेल में आर्गुमेंट्स हुए दोनों पक्षों की तरफ से, कई पिटीशंस थी। तो कोर्ट ने चूंकि इंटरिम पे आज हम लोगों ने प्रेस किया कि इंटरिम रिलीफ के तौर पे कुछ चीजों पे स्टे होना चाहिए, कुछ प्रोविजंस पे, तो कोर्ट ने उसके लिए कल की तारीख मुकर्रर की है और कल 2 बजे दोबारा इस पे सुनवाई होगी। चूंकि स्टेट की तरफ से, केंद्र की तरफ से इस पे समय मांग लिया गया इंटरिम पे आर्गुमेंट्स के लिए। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ 10 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको कोटा से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर कॉलेज प्रिंसिपल को कार्यमुक्त किया गया है। छात्राओं से अभद्र चैटिंग मामले में एक्शन लिया गया है। गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे स्टूडेंट्स। छात्राओं के साथ अभद्र चैटिंग मामले में बढ़ता जा रहा है आक्रोश। तो कोटा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कॉलेज प्रिंसिपल को कार्यमुक्त किया गया है। दरअसल छात्राओं से अभद्र चैटिंग मामले में आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। कॉलेज प्रिंसिपल को कार्यमुक्त किया गया है। इस दौरान बड़ा मामला है और जिसको लेकर छात्राओं से अभद्र चैटिंग मामले में ये एक्शन लिया गया है। अब कॉलेज के प्रिंसिपल पर सीधे गाज गिरी है और कॉलेज के प्रिंसिपल को कार्यमुक्त कर दिया गया है। देखिए, गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे स्टूडेंट्स और ऐसे में छात्राओं की साफ तौर पर मांग थी कि इस पूरे मामले पर एक्शन होना चाहिए और ऐसे में एक्शन लेते हुए कॉलेज प्रिंसिपल को ही कार्यमुक्त कर दिया गया है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि जहां पर छात्राओं के साथ अभद्र चैटिंग की जाती थी, जिसके कई सारे प्रूफ भी सामने आए हैं और इसकी कंप्लेन भी छात्राओं के द्वारा की गई है। और जब ये पूरा मामला उजागर हुआ तो छात्राओं में इसको लेकर आक्रोश बढ़ता चला गया। ओम प्रकाश संवाददाता कोटा से हमारे साथ फोन लाइन पे है। ओम प्रकाश, कॉलेज प्रिंसिपल को कार्यमुक्त किया गया, बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, आगे और भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, क्योंकि जांच कमेटी गठित की गई है और जांच कमेटी ने अभी रिपोर्ट सौंपी नहीं है। इससे पहले क्योंकि छात्र छात्राएं नहीं बल्कि कई संगठन भी इसके विरोध में उठे थे और प्रिंसिपल के खिलाफ आक्रोश शहर में बढ़ता जा रहा था। इसी को देखते हुए आज जो है फिलहाल प्रिंसिपल को कार्यमुक्त किया और बूंदी डेपुटेशन के आधार पर किसी बूंदी से उसको मूल जो पद से वापस उनको जो है कागज भी जो है देखने को मिली है। और फिलहाल क्योंकि छात्र छात्राएं नहीं बल्कि कई संगठन इसके विरोध में उतरे थे और सामाजिक आक्रोश जता रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार जो आक्रोश था वो शहर में बढ़ता जा रहा था। इसको देखते हुए और कमेटी जो है आगे की रिपोर्ट सौंपेगी तो उसके बाद इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकता उनको सस्पेंड किया गया। जांच रिपोर्ट कमेटी सौंपेगी उसके बाद। ओम प्रकाश, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, पूरा मामला क्योंकि छात्राओं का विरोध लगातार जारी था और ऐसे में कमेटी का गठन किया गया है जो पूरी तरीके से अभी रिपोर्ट तैयार कर रही है और उसकी रिपोर्ट के बाद ही आगे पता चल पाएगा कि इस पूरे मामले पर और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं और कितने लोगों को इसमें एक्शन लिया जाता है।